ठीक है, तो अभी अपना टॉपिक क्या है, मंगूज और हुक क्या होता है। तो मुझे बता मंगूज क्या होता है, शिवा तू बता मंगूज क्या होता है। ओडीएम होता है, ऑब्जेक्टिव। ठीक है। अब ओडीएम बेसिकली क्या होता है, मतलब समझ कि ये मेरे पास एक क्लाइंट है और क्लाइंट है, एक क्लाइंट है, समझ ये डेटाबेस है, ठीक है। कौन सा डेटाबेस है, मंगो डेटाबेस है। अब ये मेरा बैकएंड का ऐप है, ठीक है। अब बैकएंड एप्लीकेशन डायरेक्टली मंगो डेटाबेस को कॉल नहीं करता है, मतलब कर सकता है पर अपन एप्लीकेशन में नहीं करते हैं, ठीक है। अपन मंगूज यूज़ करते हैं। मंगूज क्या है, ओडीएम, ठीक है। अब ओडीएम बेसिकली क्या करता है कि जो भी क्वेरी बैकएंड भेजेगा उसको वो अपने हिसाब से, जो भी क्वेरी बैकएंड भेजेगा उसको वो लेगा और साथ में उसकी नेटिव मंगो नेटिव क्वेरी बना देगा, ठीक है। अब जो भी इसका टेक्निक होगा अंदर का, ठीक है, आप अपने को अंदर नहीं जाना है, अपने को सिर्फ उसका यूज़ कैसे करना है वो देखना है। तो मंगो डेटाबेस को हम कॉल करना चाहते हैं बैकएंड से, बैकएंड को जो क्वेरी बना के भेजता है वो मंगूज लेगा अपने पास, फिर नेटिवली कुछ करेगा और मंगो डेटाबेस को कॉल करेगा। अब मंगो डेटाबेस क्या है, ये बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स को कुछ इस तरह से दिखाता हूँ, डॉक्यूमेंट्स है, एक डॉक्यूमेंट हो गई, दो डॉक्यूमेंट हो गए, ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं राइट। यहाँ पे डॉक्यूमेंट तो कलेक्शन के अंदर की जो एंट्रीज होती हैं उनकी बात करते हैं, ठीक है। तो सब मंगो से सब कनेक्टेड है ना। तो ये जब आएगा तो यहाँ से रिस्पॉन्स आया मंगो के पास, मंगो क्या करेगा, रिस्पॉन्स बना करके भेजेगा मंगूस को। अब मंगूस क्या करेगा, मंगूस जो रिस्पॉन्स आया है उसको भेजेगा बैकएंड को, ठीक है, ठीक है। अब होता क्या है कि जो बैकएंड एप्लीकेशन है वो रहेगा तेरा लेट्स से टाइप स्क्रिप्ट में, ठीक है, या फिर चल टाइप स्क्रिप्ट भी रहेगा, हमारा एप्लीकेशन तो टाइप स्क्रिप्ट में ही है, ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। तो अब तेरे को टाइप स्क्रिप्ट की आदत है, ठीक है, तू फंक्शन कॉल करता है, जावा स्क्रिप्ट यूज़ करता है, तो तुझे मंगो की आदत नहीं है, तो मंगूज उस चीज़ का भी ध्यान रखेगा, समझा क्या। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने कोई एपीआई बना दी, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल कंपनी की एपीआई बना दी, तो मुझे मंगूज सामने से काफ़ी सारे मेथड दे देता है, जैसे ये क्रिएट, उसको मैं डेटा पास कर दूँ, जो भी मुझे डेटा है उसको क्रिएट कर देगा, या मुझे अपडेट करना है तो उसका भी दे दिया, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, ठीक है। और भी क्या क्या दे दिया है, फिर काउंट डॉक्यूमेंट्स का दे दिया है, फाइंड दे दिया है, तो काफ़ी सारे मेथड जो है सामने से दे दिए जो मुझे सिर्फ यूज़ करने पड़ते हैं, तो मैं यूज़ करता हूँ और मेरा काम हो जाता है, मुझे क्वेरी नहीं मारनी पड़ती, ठीक है। तो ये बेसिकली नेटिव क्वेरी नहीं मारनी पड़ती मुझे ये वाले स्टेप की, और मेरे को वन लाइनर में काम होता है। अब ये बनती कैसे, उसके लिए हमको स्कीमा लिखना पड़ता है, स्कीमा लिखा हमने, और स्कीमा को हमको ये एक एग्जिस्टिंग फंक्शन है मंगोज का, उसमें पास कर देंगे, हमारा काम हो जाता है, ठीक है। मंगोज से आ रहा है फंक्शन, यहाँ पे हमने स्कीमा बनाया और वो स्कीमा हमने पास कर दिया, तो उस नाम का टेबल बन गया, कलेक्शन बन गया बेसिकली, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ कि टाइप स्क्रिप्ट में कैसे डालते हैं, वो इंटरफेस बना करके अपने को उसका जो भी इंटरफेस होगा वो स्कीमा के अंदर पास करना पड़ता है और उससे बन जाता है सेम चीज़, ठीक है, जैसे यहाँ पर बना दिया, यहाँ और लास्ट में मॉडल में पास करना पड़ता है, और फिर हम जहाँ जहाँ पे यूज़ करेंगे वहाँ पे सारे मेथड वगैरह सब मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे हमको क्रिएट मिल गया, फाइंड मिल गया, ओवर करूँगा मुझे डेटा डिटेल्स भी मिल जाएगी उसको, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट इन शॉर्ट पकड़ रहा है इसका। ये तेरा बात हो गया मंगूज का, ठीक है। अब अपने को इसमें कुछ क्वेश्चन है, ओडीएम और ओआरएम क्या होता है। तो ओडीएम होता है नो एसक्यूएल वालों के लिए, और ORM is for SQL databases, ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट मॉडल, देखो ठीक है। और ORM क्या होता है, रिलेशनशिप, नहीं होता और रिलेशनशिप, ठीक है।
क्योंकि उसमें रिलेशनशिप होता है, उसमें डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो यही का डिफरेंस है। अल्टीमेटली काम दोनों सेम ही करते हैं। अगर मैं एकदम जावास्क्रिप्ट के लेवल पे जाके बोलूँ तो मुझे ORM भी मुझे फाइंड मेथड देगा, मुझे ODM भी फाइंड देगा, पर इंटरनली अपने हिसाब से वो लोग चीज़ें हैंडल करते हैं। ठीक है, कुछ कुछ फंक्शन ऊपर नीचे हैं, पर स्टिल लमसम लगभग सेम ही है। ठीक है, मंगूस क्लियर हो गया। मंगूस एक लाइब्रेरी है जो बेसिकली एक ODM है, और हमको मंगो डेटाबेस से बात करने के लिए एक पैकेजेस और फंक्शंस वगैरह देती है, जो हम लोग अपने किसी भी राउट पे या किसी भी फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड चीज़ मैंने जो बताया कि यहाँ पे बैकएंड कॉल कर रहा है मंगो डेटाबेस को बी थ्रू मंगूस के, तो मंगूस के पास ये पावर आ जाती है कि वो डेटा को मैनिपुलेट कर सके, है ना, या कोई स्टेप को मैनिपुलेट कर सके। फॉर एग्जांपल ये मंगूस भी तो कोई जावास्क्रिप्ट का कोड होगा, है ना, तो मैं अपना इसको फंक्शन में अगर मैं कॉल करूँ तो इंटरनली तो कुछ भी कर सकता है ना, कर सकता है ना कुछ भी। तो अब क्या होता है कि जैसे एक सिनारियो लिखते हैं, सिनेरियो, मेरे पास दो कलेक्शंस हैं। कलेक्शन 1 है यूज़र्स का और कलेक्शन 2 है एनालिटिक्स का। ठीक है, मैं फील्ड्स भी मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। यूज़र के अंदर लेट्स से नाम है, ईमेल है, बस। और एनालिटिक्स के अंदर टोटल यूज़र्स, टोटल प्रोडक्ट्स, टोटल डॉग्स, ऐसे काफ़ी कुछ है, क्योंकि एनालिटिक्स की टेबल है, तो ये सिर्फ सम रख रही है अपने पास। ठीक है, अब मुझे लेट्स से कि मैंने एक API बनाई, API राउट बनाया मैंने। ठीक है, राउट कुछ ऐसा होगा, app.post, इसके अंदर रखा होगा रजिस्टर, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा, मैं प्लेस होल्डर ही डाल रहा हूँ, फिल नहीं कर रहा, ऐसा कुछ होगा, राइट, अवेट यूज़र डॉट क्रिएट। ठीक है, ऐसा ही कुछ होगा। पर अब मुझे एक चीज़ बताना कि जब मैं यूज़र को क्रिएट कर दूंगा, ठीक है, तो मुझे ये फील्ड को भी अपडेट करना पड़ेगा, राइट, टोटल यूज़र को भी तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि +1 तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो अब मैं कैसे करूँगा, फिर मैं कुछ ऐसे करूँगा, अवेट एनालिटिक्स डॉट फाइंड वन एंड अपडेट क्या फाइंड लिया, जैसे फाइंड के लिए कुछ क्वेरी नहीं है, लेट्स से, और अपडेट के लिए मैंने लिखा टोटल यूज़र्स $INC 1। ठीक है, ऐसे कुछ लिखना पड़ेगा, इंक्रीमेंट अगर 1 से इंक्रीमेंट करना है तो, मानते हो। अब ये कोड देख रहे हो, मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा कोड ख़राब है, पर इसको करने का एक और तरीका है। ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ विथ ट्रेडिशनल। इसको करने का दूसरा तरीका क्या है, मैं पूरा ही छाप रहा हूँ एक्चुअल में। ठीक है, अब इसको करने का दूसरा तरीका ये है कि हम लोग ये लाइन ना लिखें। ये लाइन नहीं लिखेंगे तो लिखेंगे कहाँ पे, और ये होगा कहाँ पे, जब हम लोग यूज़र का मॉडल बना रहे हैं। ठीक है, तो यूज़र का मॉडल क्या होगा, ऐसे कुछ होगा, कॉन्स्ट यूज़र स्कीमा इक्वल टू न्यू स्कीमा, ऐसे कुछ होगा, राइट, और बीच में काफ़ी सारे कुछ होंगे, ऐसे कुछ होगा। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिखूँगा यूज़र स्कीमा डॉट प्री। प्री क्या है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पर मैं प्री के अंदर लिख रहा हूँ सेव, मैं लिख रहा हूँ असिंक्रोनस फंक्शन। ठीक है, अब इसका मतलब है कि प्री सेव मतलब सेव करने के जस्ट पहले लिख रहा हूँ इज़ दिस डॉट इज़ न्यू। अगर जो नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हुई है वो नई डॉक्यूमेंट है, तब मैं क्या काम कर रहा हूँ, समझा, कुछ आइडिया है क्या लिख रहा है इसमें। हम लोग क्या कर रहे हैं, जब भी यूज़र सेव होगा, एक काम तो सेव करने के बाद पोस्ट करते हैं। ठीक है, तो यूज़र सेव होने के बाद जिस मोमेंट पे यूज़र सेव हो गया उसके बाद ये एक हुक रन होगी, जिसमें मैं चेक कर रहा हूँ कि यूज़र नया क्रिएटेड है क्या। अगर यूज़र नया क्रिएटेड है
तब मैं वो एनालिटिक का कोड जो नीचे लिखा था वो मैंने यहाँ पे मूव कर दिया, ठीक है। अब इससे होगा क्या, लेट्स से कि ये तो यूज़र है, यूज़र तो एक ही बार क्रिएट हो सकता है, पर ब्लॉग मल्टीपल क्रिएट हो सकते हैं, प्रोडक्ट मल्टीपल क्रिएट हो सकते हैं, है ना। तो अगर मैं सोच एक और राउट बनाता है यहाँ पे, लेट्स से प्रोडक्ट के लिए, तो एक तरीका है प्रोडक्ट, क्या पता ऐसे प्रोडक्ट ऐड हो रहा है, ठीक है। फिर क्या पता दूसरी एपीआई में और ऐड हो रहा है, वो बल्क की एपीआई कोई, ठीक है। फिर क्या पता और किसी एपीआई के अंदर वो डिलीट हो रहा है बेसिकली। तो अब मुझे क्या करना पड़ता, मुझे सारी एपीआई के अंदर ये लाइन ऑफ कोड बार बार लिखना पड़ता है ना, टोटल यूज़र के लिए नहीं पर टोटल प्रोडक्ट से लिखना पड़ता। जैसे इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें इंक्रीमेंट बाय 1 कर रहा हूँ, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट बाय 1 कर रहा हूँ, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ तो उसमें -1 कर रहा हूँ इंक्रीमेंट बाय, समझा। तो ये क्या हो रहा है, हर बार मुझे कोड लिखना पड़ रहा है। जब मुझे ये चीज़ पता है कि प्रोडक्ट हमेशा छेड़छाड़ करना पड़ेगा मुझे, जब भी अपडेट होगा एनालिटिक्स, सॉरी जब भी प्रोडक्ट अपडेट होगा मुझे एनालिटिक्स को छेड़छाड़ करनी है, तो मैं क्या करूँगा, उसको हुक बना दूँगा, ठीक है। एक और अच्छा एग्जांपल दिखाता हूँ, पर ये चीज़ क्लियर हो रही है कि हुक का क्या पर्पज़ है बेसिकली, कि सेव करने के पहले या सेव करने के बाद कोई भी चीज़ जो हम लोग रन कर देंगे, हटा देता हूँ इसको। अब एक और चीज़ दिखाता हूँ, जैसे ये वाला मैंने लिखा है सेव करने के जस्ट पहले, ठीक है। तो उसी तरह मैं डिलीट के ऊपर भी लिख सकता हूँ, सेव करने के बाद सॉरी। तो मैंने यहाँ पे लिखा डिलीट 1, तो अगर डिलीट हो रहा है और इस जो ऑलरेडी है इसमें तो गरज नहीं कि डिलीट के पहले ये, तब मैं सेम चीज़ यहाँ माइनस कर दूँगा। तो कभी भी कहीं पे भी क्रिएट हो, इंक्रीमेंट अपने आप हो जाएगा, कहीं पे भी डिलीट हो, डिक्रीमेंट अपने आप हो जाएगा, समझा। तो ये अपने को पावर मिलती है हुक से। अब जो हुक होता है ये मोंगो डेटाबेस नहीं देता है, ये मंगूस देता है। अब मंगूस दे कहाँ रहा है, ये दे रहा है इस स्टेज पे, ठीक है, इन दोनों इस स्टेज पे दे रहा है बेसिकली। मंगूस आया, मैंने क्रिएट की कोई रन की, मंगूस के पास गई, अगर मैंने प्री लिखा है तो प्री यहाँ पे रन हो गया, यहाँ पे रन हो गया। अब अगर मैंने पोस्ट लिखा है तो जब इसका रिस्पॉन्स आ रहा है मुझे वापस, इसका एक रिस्पॉन्स वापस घूम के आएगा, सक्सेस हो गया, कितने एंट्रीज हुई जो भी है, तो उस टाइम पे मैं पोस्ट होने लगा। तो ये प्री पोस्ट को खुद से हैंडल कर रहा है, ठीक, हमको नहीं करना पड़ा। और ये मंगो डीबी डेटाबेस नहीं दे रहा है, ये मंगूस सामने से दे रहा है। ऐसे बहुत सारे फीचर्स मंगूस देता है, बहुत सारे फीचर्स, वो कभी धीरे धीरे बात करेंगे उसके बारे में। पर ये होता है, इसको बोलते हैं हम लोग हुक्स, प्री और पोस्ट। अगर मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन ओपन करूँ अभी, मंगूस मिडलवेयर बोलते हैं इसको, तो यहाँ पे जाओगे तो देख पाओगे यहाँ पे हर चीज़ के लिए उसने मिडलवेयर बना के रखी, जैसे वैलिडेट, सेव, अपडेट 1, डिलीट 1। जैसे मुझे काउंट करने के पहले कुछ करना है, मुझे डिलीट मल्टीपल डिलीट करने के पहले कुछ करना है, फाइंड करने के पहले कुछ करना है, तो सब कुछ हमको बना के, एग्रीगेट करने के पहले कुछ देना है। तो मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे उसने 2 स्कीमा बनाया। अब यहाँ पे उसने लिखा कि जब भी कोई भी मेन स्कीमा अपडेट हो तो वो कंसोल मार ले, जब भी चाइल्ड स्कीमा अपडेट हो तो कंसोल मार ले, प्री में सेव हो तो कुछ करे, प्री में सेव हो तो कुछ और करे, जैसे हमने किया अभी। इसमें एक चीज़ ये होती है कि इसमें नेक्स्ट कॉल बैक होता है, वो कॉल करना पड़ता है, तो वो नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चला जाता है, जैसे मिडलवेयर काम करता है ना, नेक्स्ट लिखना पड़ता है। सेम चीज़ इसमें भी कि नेक्स्ट को कॉल करना पड़ेगा, नेक्स्ट लिखा, नेक्स्ट कॉल करो, नेक्स्ट पे चला जाएगा। अगर देखो एरर थ्रो करना है तो नेक्स्ट में एरर पास कर दे, एरर थ्रो हो जाएगा, वहीं पे क्रैश हो जाएगा, मतलब वो ऑपरेशन बेसिकली जैसे यहाँ पे किया लोग ने, ठीक है। प्रॉमिस रिजेक्शन भी कर सकते हैं और भी मतलब काफ़ी कुछ है बेसिकली। और यहाँ से पोस्ट का भी बताया, जैसे मैंने बताया पोस्ट का, तो पोस्ट का भी उसने सब एग्जाम्पल दिया। अब मैं तुमको एक और अच्छा एग्जाम्पल दिखाता हूँ, वो है यूज़र का। तो जब भी हम यूज़र सेव कर रहे हैं तो हमारे पास ये यूज़र का स्कीमा है, इस स्कीमा में ईमेल, पासवर्ड, नेम सब कुछ है। अब हम लोग पासवर्ड को डायरेक्टली डेटाबेस पे सेव नहीं करते, ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि पासवर्ड पहले एक हैश हो जाए फिर सेव करो, ताकि अगर डेटाबेस किसी लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ भी हो गया तो जिसके पास डेटाबेस है उसको भी ना मालूम पड़े यूज़र का पासवर्ड क्या है, ठीक है। या वो पर्टिकुलर कलेक्शन एक्सपोज हो गया, या क्या पता कलेक्शन को किसी ने डाउनलोड कर दिया एक्सेल में, वो एक्सपोज हो गया, कुछ भी तरीके से पासवर्ड हम लोग को भी ना पता हो कि पासवर्ड क्या है, बेसिकली सिर्फ यूज़र को ही पता हो। तो अब ये स्टेप कहाँ करेंगे हम लोग, पासवर्ड को इनक्रिप्ट करने वाला एपीआई के अंदर करेंगे, सेव करना है उसके 1 मिनट पहले करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने कर दिया हुक,
कर सकते थे, अपने को बताता हूँ कैसे एपीआई के अंदर भी कर सकते थे। पर तो सोच पासवर्ड कब कब अपडेट हो रहा है। पहली चीज़ तो पासवर्ड जब तू क्रिएट करता है तब अपडेट होता है। पहली चीज़ तो जब तू इन्वाइट करेगा किसी को तब पासवर्ड एम्प्टी पासवर्ड आ गया, ठीक है। फिर तू क्रिएट कर रहा है, पासवर्ड फिल कर रहा है, तब आ गया। जब तू रीसेट पासवर्ड कर रहा है तब तेरे को पासवर्ड चेंज करना है, और जब तू फॉरगेट पासवर्ड कर रहा है तभी पासवर्ड चेंज करना है। 4 बार तेरे को हैश करना पड़ रहा है, हर बार तेरे को हैश करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है तू एक हुक में लिख दे कोड को जो ये चेक करे कि पासवर्ड चेंज हुआ है क्या, ठीक है। अगर पासवर्ड चेंज हुआ है तो हैश कर दो उसको, यहाँ पे हैश कर दिया, और फिर नेक्स्ट कॉल कर दिया तो नेक्स्ट एग्जीक्यूशन में चला गया। समझा ये चीज़। तो ये एग्जाम्पल है प्री का। अब मैं पोस्ट का एग्जाम्पल बता रहा हूँ जो शिवा जो तेरा टास्क भी बेसिकली कि जब भी कोई एम्प्लॉय क्रिएट हो डेटाबेस में या एम्प्लॉय का नाम अपडेट हो गया, कुछ भी हो गया, तब तू पोस्ट में क्या करेगा, एक यूज़र क्रिएट करेगा उस एम्प्लॉय का, ताकि उस एम्प्लॉय के पास अब एबिलिटी आ गई है लॉगिन करने की, ठीक है। अपना फ्लो कैसा है, हाँ मतलब तू कर सकता है ना, मतलब दोनों जगह सेम नाम ही रखना ना तेरे को। अगर समझ मैंने वहाँ पे गया, मैं कंपनी के फॉर्म पे गया, वहाँ जाके मैंने एम्प्लॉय का नाम चेंज कर दिया, तो उसके टेबल में भी नाम चेंज हो जाना चाहिए ना, यूज़र में भी। तो अगर वो तू कैसे करेगा, वो तो अलग अलग लिखना करना होगा। तो उससे अच्छा तो हुक में भी लिख सकता है कि अगर मेरे को नेम चेंज हो गया, जैसे अगर मैं यही वाली हुक दिखाऊँ तेरे को, है ना, जैसे ये यहाँ पे आ जाता हूँ। अभी लेट्स से कि जब भी मेरा नेम चेंज हो रहा है तब मुझे क्या करना है, अवेट यूज़र फाइंड वन एंड अपडेट। मैं फाइंड किससे करूँगा, ईमेल से, और अपडेट क्या करूँगा, नेम, ठीक है, जो नया नाम आया वो। और लास्ट में बस हो गया सिर्फ, समझ रहा। इससे तेरे को क्या हो गया कि कहीं पे भी किसी भी एपीआई में एम्प्लॉय का ईमेल अपडेट हो जाता है तो तेरा ये हुक मेक श्योर करेगा कि वो यूज़र पे भी अपडेट हो, समझा। सेम चीज़ यहाँ पे भी, ये लाइन में भी, कि तेरे को जब भी एम्प्लॉय क्रिएट होगा तो तेरे को यूज़र क्रिएट करना है, फिर तेरे को ईमेल भेजना है, ठीक है। तो उस हिसाब से भी हो सकता है। जब तू उल्टा ले चलते हैं, लेट्स से कि मैंने एम्प्लॉय को ब्लॉक कर दिया कंपनी से, तो यूज़र भी ब्लॉक हो जाना चाहिए, तो वो चीज़ कर सकता है। तो इन शॉर्ट काफ़ी सारे फीचर्स बना सकता है पोस्ट और प्री के कॉम्बिनेशन में। अब इससे करने से फ़ायदा यही है कि तेरे को रिपीटेटिव काम बच जाते हैं तेरे, अगर सेम ऑपरेशन कहीं और किसी और एपीआई में होगा। जैसे मैंने पासवर्ड का एग्जांपल दिया कि पासवर्ड तेरा 3-4 जगह तो मॉडिफाई हो ही रहा है डायरेक्टली, तो हर जगह करने से अच्छा तो यहाँ कर, समझा। तो ये तेरा हो गया आइडिया हुक्स का और प्री और पोस्ट हुक का। तो मंगूज़ है, मंगूज़ में भी काफ़ी हद तक लमसम ऐसी ही है, इसमें एग्जांपल्स तो नहीं दिए पर इसमें आइडिया दे दिया कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देख इसने एग्जांपल दिया कि कितना टाइम लग रहा है ना, कितना टाइम लग रहा है इसको। तो उसने क्या किया, प्री फाइंड के पहले एक स्टार्ट का ट्रैकर चालू किया और पोस्ट में स्टार्ट का ट्रैकर बंद कर दिया, तो उसको एग्जैक्ट टाइम मालूम पड़ गया कि कितना टाइम लगा है इसको कंप्लीट करने के लिए, इस ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए, समझा। तो वैसे उसने काफ़ी कुछ किया है, देख रहा है। तो एग्जांपल देख सकते हैं तुम लोग, अच्छे कर रहे हैं। पर आइडिया समझा क्या है वेब बुक का, कि हम लोग क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो ये सेम चीज़ तू इसमें भी कर सकता है, कोड भी लिख सकता है उसका एक के नीचे एक। पर अगर वो कोड तेरे को लग रहा है कि बार बार लिखना पड़ेगा और ये दोनों लाइन साथ में हमेशा रहने ही वाली है, तब तो बेहतर है कि उसका कोड बना दे, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली वो भी जावास्क्रिप्ट। क्लियर है, कुछ क्वेश्चन है? नेक्स्ट कॉल में क्या बंद हो जाएगा, फाइंड वन अपडेट खत्म, अपडेट लाइन खत्म, एग्जीक्यूशन बंद, एपीआई आगे जाएगी आगे नहीं जाएगी ना बंद। जैसे तू एपीआई में मिडल वेयर पे नेक्स्ट कॉल नहीं करता है तो एक वहीं से खत्म हो जाता है ना प्रोसेस उसका। तो एपीआई के हिसाब से वो कभी नहीं रिटर्न आएगा, तो एपीआई लूप में घूम देगी। पर इसका कैसा है, जैसे तूने टाइम आउट हो जाएगा, टाइम आउट हो गया, खत्म हो गया, बेसिकली वो बंद हो गया ऑलरेडी, एग्जीक्यूशन वहीं बंद हो गया। नेक्स्ट कॉल करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो मिडल वेयर, उसने काफ़ी क्लियरली बोला है मिडल वेयर, यहाँ पे भी लिखा है मिडल वेयर, ठीक है। समझा, क्लियर? कुछ और क्वेश्चन? कुछ इतना सब कुछ समझ गया, चलो ठीक है फिर।